पंचायत के बाद जो हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट है जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं वो हमने डिस्कस की थी, रूरल लोकल बॉडीज। और यहाँ पे हम बात करेंगे अर्बन एरियाज की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज की। अब सबसे पहला वही क्वेश्चन, अर्बन एरियाज हम कह रहे हैं, अर्बन एरिया क्या है? तो यहाँ में प्रिसाइज डेफिनेशन देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको अर्बन एरिया कहती है और किसको रूरल एरिया कहती है? यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि 1991 सेंसस में ये गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया डाला कि जितने भी टाउन्स हैं जहां पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, नोटिफाइड एरिया कमेटी है, टाउन्स है या कैंटनमेंट बोर्ड है, उनको वो अर्बन एरिया कहेंगे, ये कहते हैं। उनको डेजिग्नेट कर दिया गया कि ये एरियाज अर्बन एरियाज है। उसके अलावा हर वो एरियाज जहां की पॉपुलेशन कम से कम 5000 हो या इससे ऊपर हो, दिस इज फर्स्ट कंडीशन ये है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि जो लोग हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जहां पे 75% से ज्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हों, उसको हम कहेंगे अर्बन एरिया। अगर कम करेंगे तो वो रूरल एरिया कहलाएगा। तीसरा, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से हो या उससे ज्यादा हो। तो 3 क्राइटेरिया है कि अगर पॉपुलेशन 5 है उससे ज्यादा तो वो अर्बन एरिया पहला, अगर कम होगी तो रूरल में काउंट करेंगे। दूसरा, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि 75% लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं। अगर 75% लोग खेती बाड़ी करेंगे तो हम उसको एक रूरल एरिया में काउंट करेंगे। तीसरा, वहां की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करें। दूसरी डेंसिटी अलग होती है कि मेटल की डेंसिटी, दूसरी मेटल्स की डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन रहती है, वो होती है पॉपुलेशन की डेंसिटी। इसी तरह जहां पे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 400 या उससे ज्यादा लोग रहते हैं, हम उसको अर्बन एरिया कहेंगे। अगर उससे कम रहते हैं तो वो रूरल एरिया काउंट होगा, उसको गांव का एक एरिया कहेंगे। तो ये 3 क्राइटेरिया जिससे हमने डिफाइन किया होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि ये टाउन है या ये एक अर्बन एरिया, और ऐसे टाउन को हम सेंसस टाउन भी कहते हैं। और इन एरियाज में यानी कि अर्बन एरियाज में लोकल मीन रूरल एरियाज में जो होगी वो पंचायत होगी, और अर्बन एरियाज में क्या होगी, म्यूनिसिपैलिटीज होंगी। अब म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात करेंगे। 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, एक नगर पंचायत होती है, एक म्यूनिसिपल काउंसिल और एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। अब ये तीनों चीजें अलग अलग, क्या डिफरेंस है इसमें? जो नगर पंचायत है वो एरिया है जो अर्बन से की तरफ आ रहा है, रूरल से, कि पहले वो रूरल एरिया था, अब वो अर्बन में कन्वर्ट हो रहा है, उसके फेज चेंज हो रहा है, मतलब अभी वो ट्रांजिशन फेज में है। जो ट्रांजिशन फेज में है वहां की जो अथॉरिटी होगी, लोकल अथॉरिटी होगी, उसको हम नगर पंचायत बोलेंगे। नगर भी है और वो पंचायत भी है। अब वो अगर अर्बन एरिया बन जाता है, अगर वो स्मॉल अर्बन एरिया, तो वहां की जो म्यूनिसिपैलिटी उसको म्यूनिसिपल काउंसिल बोलेंगे। और अगर वो लार्ज अर्बन एरिया है तो उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलेंगे। लार्ज और स्मॉल में क्या होता है, पॉपुलेशन का फर्क होता है। 6-7 लाख से अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पे कॉरपोरेशन होती है, अगर कम है तो वहां काउंसिल होगी। अगर चंडीगढ़ की बात करें, जो बड़े बड़े शहर हैं, चंडीगढ़, बठिंडा है, दिल्ली, इन जगहों पर हमेशा कॉरपोरेशन होंगी और जिनका हेड होगा उसको मेयर का नाम देंगे। कंपोजिशन की बात करते हैं। हमने बात की पंचायत की बात की, वहां हमने कंपोजिशन देखी, डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होंगे, तो यहां भी वही होगा। सिर्फ इतना है कि जो पंचायत आप याद कर लीजिए, म्यूनिसिपैलिटीज अपने आप याद हो जाएंगे। आप सारा क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है कि इसमें कंपोजिशन क्या होगी कि जनरली कौन लोग होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। बट फिर वही है कि आगे, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ चेंज कर सकती है, कुछ ऐसे लॉ बना सकती है दूसरे चीजों के लिए। किस चीज के लिए कि अगर वो चाहे तो म्यूनिसिपैलिटीज में रिप्रेजेंटेशन दे सकती है। किस किस की? पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस, जैसे कि हम राज्यसभा में देते हैं
स्पेशल नॉलेज वाले बंदे को हम नॉमिनेट कर सकते हैं, तो यहां पे रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट दे सकती है। दूसरी, मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा, विधान परिषद, एमपीज एमएलएज जो हैं, इनको गवर्नमेंट चाहे तो इनको भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए लॉ बना सकते हैं। उसके अलावा जो चेयरपर्सन होंगे जो कमिटीज के, उनके लिए, और जो चेयरपर्सन होंगे वो किस तरह चुने जाएंगे, वही फिर कि कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है उस स्टेट का, वही उसके अकॉर्डिंग, या यूं कह लीजिए कि जो वहां का स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्या प्रोविजन देता है उस चीज के लिए। दूसरा, वहां होंगी वार्ड कमिटीज होंगी, कि अर्बन एरियाज होंगे तो वहां पे उसको वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि गांव की अगर बात करें, पंचायत होती हैं, एक गांव छोटा सा होता है तो एक ही एरिया में कवर हो जाता है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि अलग कंस्टिट्यूएंसीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जो हमारे अर्बन एरियाज होते हैं उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, कि 6 लाख है, 7 लाख है, 4 लाख है, 3 लाख है, तो वो एक बार में कंट्रोल करना मुश्किल है, तो उसको अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, जिसको हम वार्ड्स कहते हैं, और इन वार्ड की कमेटीज बनाई जाती हैं। ये जरूरी है कि हर वार्ड की कमेटी बनाई जाए, कंडीशन के कि वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां की पॉपुलेशन 3 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और उसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट असेंबली है, वो प्रोविजन बनाएगी उसकी कंपोजिशन के लिए, उसकी टेरिटोरियल एरिया के लिए, और उसकी सीट्स की जो वार्ड कमेटी होंगी उसके लिए। पर्सन ऑफ स्पेशल नॉलेज के लिए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन दे सकती है। एमपीज एमएलएज को तीसरा है चेयरपर्सन, जो कमेटी का होगा, जो बनेगी कमेटी उसके चेयरपर्सन के लिए, तो ये डिसाइड होगा लेजिस्लेचर जो है स्टेट का, उसके लॉ के अकॉर्डिंग। और जो चेयरपर्सन होगा वो भी उसी तरह इलेक्ट होगा जैसा कि वहां का जो लेजिस्लेचर है, यानी कि विधानसभा जो है उस स्टेट की, वो डिसाइड करेगी। उसके अलावा बात होती है वार्ड कमेटी की। हर एक म्यूनिसिपल एरिया को कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, तो उन कंस्टिट्यूएंसीज की एक एक से ज्यादा जो वार्ड्स होते हैं उनको वार्ड्स बोलते हैं, उनकी कमेटी बनाई जाती है कि ये कंपलसरी है कि एक या उससे ज्यादा वार्ड्स के लिए कमेटी बनाई जाए जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख या उससे ज्यादा हो। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रोविजन करेगा, क्योंकि ये वॉलेंट्री प्रोविजन है, और दूसरा ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ की जो प्रोविजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट का ही जो टेरिटरी है उसी का सब्जेक्ट है ये। तो वो बना सकते हैं कि इनकी कंपोजिशन क्या होगी, इनको टेरिटोरियल एरिया क्या होगा कमेटी का, जो वार्ड्स होंगे, और उनकी जो सीट्स हैं कमेटी की वो किस तरह से फिल की जाएंगी। उसके बाद रिजर्वेशन की बात आती है, वो सेम है जो हमने पंचायत के लिए डिस्कस किया कि एससीज, एसटीज और वुमेन तीनों को रिजर्वेशन मिलेगा। एससीज और एसटीज का जो रिजर्वेशन उनकी पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग होगी, जिस परसेंटेज में जितने परसेंट उनकी पॉपुलेशन होगी उसी प्रोपोर्शन में उतना ही परसेंट उनका रिजर्वेशन होगा। और इस एससी एसटीज के रिजर्वेशन में 1/3 जो सीट्स होंगी वो वुमेन के लिए होंगी, और टोटल जो सीट्स होंगी उसमें भी 1/3 जो होंगी वुमेन के लिए होंगी। उसके अलावा अगर लॉ प्रोवाइड करता है या स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो लॉ बना के बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन दे सकती है। उसके बाद बारी आती है ड्यूरेशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, कितने साल के लिए होंगी। वही मैंने बताया आपको, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज ऑलमोस्ट सेम है। 5 साल के लिए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज भी 5 साल के लिए ही बनेंगी। कब से? 5 ईयर्स फ्रॉम इट्स फर्स्ट मीटिंग, जिस दिन इसकी पहली मीटिंग होगी म्यूनिसिपैलिटी की, तब से 5 साल के लिए। 5 साल के पहले डिसॉल्व हो सकते हैं, यस, अगर स्टेट का जो कानून है, स्टेट लॉ ये प्रोविजन देता है। और किस तरह से होगी वो भी स्टेट लॉ ही बताएगा, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, तो ऐसा पॉसिबल है। बट आर्टिकल 243 क्यू ये कहता है कि डिसॉल्व करने से पहले उसको एक
अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिलना चाहिए, उसकी बात को सुना जाना जरूरी है। अब जो 5 साल की टर्म है उसके बाद नई पंचायत आएगी, इसलिए 5 साल पूरे होने से पहले पहले म्यूनिसिपैलिटी के कि जैसे हम पंचायत में डिस्कस, यहां भी वही है कि पंचायत के 5 साल पूरे होने से पहले, यहां म्यूनिसिपैलिटी के 5 साल पूरे होने से पहले पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए और नई म्यूनिसिपैलिटी बन जानी चाहिए। बट अगर बीच में डिसॉल्व हो जाती है जो म्यूनिसिपैलिटी है तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि अगर असेंबली बीच में डिसॉल्व होती है तो जो नई हमारी म्यूनिसिपैलिटी बनेगी, कि अगर म्यूनिसिपैलिटी 3 साल के बाद या सपोज कि 2.5 साल के बाद डिसॉल्व कर दी गई म्यूनिसिपैलिटी को, म्यूनिसिपल काउंसिल डिसॉल्व होगी और जो नई म्यूनिसिपल काउंसिल बनी है वो कितने टाइम के लिए बनेगी? रिमेनिंग पीरियड के लिए, मतलब 2.5 साल के बाद बनी तो अगले 2.5 साल तक, 5 साल जो पहली वाली के 5 साल पूरे होने थे वही रहेगा। बट यहां भी वो कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर 6 महीने रह जाते हैं, यानी कि 4.5 साल हुए हैं एक म्यूनिसिपैलिटी बने हुए और वो 4.5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है, अभी 6 महीने पड़े हैं, तो इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं रह जाती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि इलेक्शन कराया जाए। उसके बाद बारी आती है क्वालिफिकेशन की। ये भी पंचायत की तरह ही है। क्वालिफिकेशन जो उनकी थी कि म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर बनने के लिए, म्यूनिसिपल काउंसलर बनने के लिए सेम क्वालिफिकेशन है जो एक विधानसभा का मेंबर बनने के लिए है। ये आर्टिकल 243 कैपिटल वी कहता है। और दूसरा ये बात करता है एज की, बट कंडीशन क्या कि उस केस में एज 25 थी, बट यहां पे जो मिनिमम एज है वो 21 है, यानी कि 21 ईयर का एक जो मैन है, ये कह लीजिए जो बॉय है 21 ईयर का, ही कैन बिकम अ म्यूनिसिपल काउंसलर। कि 21 वर्षीय व्यक्ति म्यूनिसिपल काउंसलर बन सकता है, वो मेयर भी बन सकता है, क्योंकि मेयर भी उन्हीं लोगों में से चुना जाना है। उसके बाद जैसे उसको पावर्स दी हुई थी, कुछ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई थी, इस तरह इसके लिए भी है कि जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 243 कहता है कि इसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी जानी चाहिए। वो क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए प्लान तैयार करे, यानी कि सेम पंचायत वाली पावर्स और अथॉरिटीज हैं इसकी, बट मिला भी कुछ नहीं हुआ है। ये इंप्लीमेंट करें स्कीम्स को जो इनको दी जाए, जैसे कि करती हैं ये जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज हैं। उसके अलावा शेड्यूल 12 में कुछ मैटर्स दिए गए, 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। जैसे कि हमने बात की पंचायत के लिए 29 सब्जेक्ट दिए गए 11 शेड्यूल में, इनको 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं 12th शेड्यूल में कि ये इनको ट्रांसफर कर दिए हैं, बट अब ये ट्रांसफर नहीं है। जैसे कि अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज उसको रेगुलेट करना, अर्बन फॉरेस्ट्री, स्लम्स उनको रेगुलेट करना वगैरह वगैरह, ये म्यूनिसिपैलिटीज के अंडर आते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट इनको ऑथराइज कर सकती है कि ये टैक्स कलेक्ट करें, ड्यूटीज, टोल्स वगैरह कलेक्ट करें अगर चाहे तो। उसके अलावा इनको ग्रांट्स दी जा सकती हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। फाइनेंस कमीशन, हमने पंचायत के केस में बात की थी कि एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, इसी तरह यहां भी है, क्योंकि ये कंपलसरी प्रोविजन है एक फाइनेंस कमीशन की, या एक कह लीजिए नया फीचर जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो यही था कि फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। आर्टिकल 243 जो है वो डील करता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी दोनों के फाइनेंस कमीशन से। ये कहता है कि एक फाइनेंस कमीशन होगा जो रिव्यू करेगा म्यूनिसिपैलिटीज की पोजीशन को और रिकमेंड करेगा कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो बिटवीन द स्टेट एंड द म्यूनिसिपैलिटी। जो टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, टोल्स हैं, वो म्यूनिसिपैलिटीज को दिए जाएं तो कैसे दिए या ना दिए जाएं। ग्रांट इन एड, उनको अगर ग्रांट दी जाए म्यूनिसिपैलिटीज तो किस बेसिस पे दी जाए। उसके अलावा जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए, उनके रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए
क्या उपाय किए जा सकते हैं, उनकी सजेशंस या वो भी ये सजेस्ट करेगा। उसके अलावा अगर कोई मैटर गवर्नेंस को रेफर करता है फाइनेंस कमीशन को, तो उस पर ये अपनी ओपिनियन देगा। दूसरी बात आती है इलेक्शन कमीशन, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन की। तो यहां पे भी इलेक्शन कमीशन की प्रोविजन है हमारे पास आर्टिकल 243 के, सेम आर्टिकल है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के अलग अलग आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 243 के कहता है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होगी कि वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा और सुपरवाइज करेगा। किस चीज को, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन को। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वही है कि बार टू इंटरफियर बाय कोर्ट, जैसा कि पंचायत के इलेक्शन जो हैं वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं, उसी तरह जो ये हैं अंडर आर्टिकल 243ZA म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हम चाहते हैं कोर्ट जाए, तो वो थ्रू इलेक्शन पिटीशन ही जाया जा सकता है, ना कि डायरेक्ट। अब बात करते हैं एग्जेम्प्टेड एरियाज की। क्या म्यूनिसिपैलिटीज का जो लॉ है ये हर एरियाज में लगता है, बट हमने क्योंकि शुरू में बात की शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड जो ट्राइबल एरियाज थे वहां पे नहीं लगता है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता है, और जो हमारी कैपिटल है प्रॉपर उस पर नहीं लगता है। जैसे नागालैंड हमने बात की थी, वो ट्राइबल एरियाज में नागालैंड है, मणिपुर, तो ये कौन कौन से एरिया है कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। उसी तरह शेड्यूल्ड एरिया जैसे दार्जिलिंग गोरखा हिल्स आपने नाम सुना है, वहां पे ये इसलिए अप्लाई नहीं होगी क्योंकि जो शेड्यूल्ड एरियाज है, ट्राइबल एरियाज, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देता है काउंसिल की। जैसे ये एग्जांपल हमने दिया है दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, वेस्ट बंगाल में ये है दार्जिलिंग, उस डिस्ट्रिक्ट की एक अलग काउंसिल है। ये जो काउंसिल्स होती हैं ये ऑटोनमस बॉडीज होती हैं, इन ये स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू से भी बाहर होती हैं और इन पे कंट्रोल डायरेक्ट प्रेसिडेंट का होता है थ्रू गवर्नर। तो इसलिए इन एरियाज में ये बॉडी खुद फंक्शन करे, तो वहां पे म्यूनिसिपैलिटीज की जरूरत नहीं रह जाती, इसलिए इन एरियाज को एक्सक्लूड किया गया है। उसके बाद बात आती है कमिटीज ऑफ प्लानिंग कि शहरों में, अर्बन एरियाज में कमिटीज बनाई जाती हैं जो उसकी प्लानिंग से डील करेंगे, उसके बारे में प्लान करेंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो तरह की कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है जो आर्टिकल 243ZD के तहत आती है, और दूसरी होती है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ये होती है मेट्रोज में। मेट्रोज हम कहते थे मिलियन प्लस सिटीज को, जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होती है उनको मेट्रोज बोलते हैं, और जहां की पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा उनको मेगा सिटीज बोलते हैं। हमारे यहाँ 6 मेगा सिटीज हैं, जो पहले 4 मेट्रोज हुआ करते किसी टाइम में, अब मेट्रोज 35 क्रॉस कर चुके हैं अराउंड, और अब तो मेगा सिटीज का कॉन्सेप्ट आ चुका है। 6 मेगा सिटीज हैं, लाइक दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, हैदराबाद और बेंगलुरु। ये 6 जो सिटीज हैं इनको मेगा सिटीज का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ एक्सीड कर चुकी है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं और आपको इन चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं कि दोनों कमेटीज के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि जो कंपोजिशन है और इनकी सीट्स फुलफिल करने का जो तरीका है वो कौन बताएगा। सिंपल लॉजिक, स्टेट गवर्नमेंट या वो लॉ जो विधानसभा या राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। बट कुछ कंडीशंस देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है कि इन केस ऑफ टीपीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के केस में कम से कम 80%, 4/5 मेंबर का मतलब है 80% जो मेंबर्स हैं वो कहां से आएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स में से लेने होंगे हमें। कि अगर डिस्ट्रिक्ट में हमने बनानी है प्लानिंग कमेटी तो उसके जो मेंबर्स होंगे वो कहां से आएंगे, 80% पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज से आएंगे। और किस रेशियो में आएंगे, जिस रेशियो में वहां पे रूरल और अर्बन पॉपुलेशन है। कि अगर वहां पे 50% पॉपुलेशन रूरल है, 50% पॉपुलेशन अर्बन है, तो जो 80% लोग हमने लेने उससे तो 40% हम लेंगे रूरल से, 40% लेंगे अर्बन से, यानी कि 40% पंचायत से और 40 म्यूनिसिपैलिटी से लेंगे।
इसी तरह मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज, उनके केस में 2/3 यानी करीब करीब 66% हम कह सकते हैं जो मेंबर्स होंगे वो कहां से होंगे, म्यूनिसिपैलिटीज, और चेयरपर्सन जो होंगे पंचायत के, कहां पे, मेट्रोपॉलिटन एरियाज में। और इनका भी प्रोपोर्शन किस तरह होगा कि जो पॉपुलेशन है उसमें म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत की क्या रेशो है, कितने अर्बन और कितनी रूरल है, उसके अकॉर्डिंग होगा। उसके अलावा हम बार बार एक चीज कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वो इसलिए क्योंकि यहां पे जो पावर है सारी स्टेट गवर्नमेंट की है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही स्टेट लिस्ट में आता है। इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर और क्या प्रोविजन कर सकते हैं कि जो डीपीसी हैं वो किस तरह से काम करेंगी और उनका जो चेयरमैन होगा वो कैसे चूज किया जाएगा, उसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा या कैसे इलेक्ट किया जाएगा, ये सारी प्रोविजन स्टेट लॉ खुद करेगा। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन नहीं आती है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज क्या करेंगी, वो स्टेट गवर्नमेंट को प्लान बना के देंगी कि इस एरिया की, इस डिस्ट्रिक्ट की जो प्लानिंग है या डेवलपमेंट है वो कैसे की जानी चाहिए। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लान्स बनाएंगे, उनको स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देंगी। जहां तक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात है तो वो उनमें हम प्रोविजन कर सकते हैं किस चीज की, कि कुछ लोगों को हम रिप्रेजेंटेशन दें, जैसे कि कहते हैं रिप्रेजेंटेशन इज फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम चाहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोगों को लें, उसमें स्टेट गवर्नमेंट से लें, या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें लगता है कि अगर हमें लगता है कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, तो हम उन लोगों को उस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंटेशन वहां पे कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो स्टेट का लॉ है वो प्रोविजन दे, यानी कि उस राज्य की सरकार, उस स्टेट की गवर्नमेंट लॉ बनाए। दूसरा, जो इसके फंक्शंस होंगे वो किसी से रिलेटेड होंगे, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन उस एरिया की। उसी तरह की एक और प्रोविजन वो कर सकते कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो किस तरह इलेक्ट होगा, तो उसकी प्रोविजन ये दे सकती है। अब ये तो हमने स्टडी किया सारा कि पंचायत, फिर म्यूनिसिपैलिटीज को हमने स्टडी किया। अब बात आती है कि अब हम जब नाम सुनते हैं अलग अलग, कि हमने शुरू में बात करा था ना कि अर्बन एरिया क्या होता है, 1991 सेंसस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाल दिया कि जहां पे म्यूनिसिपल काउंसिल होगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, नोटिफाइड एरिया कमेटी होगी, जहां पे कैंटनमेंट बोर्ड होगा, वो एक अर्बन एरिया होगा। बट अब ये चीजें क्या होती है, इसका मतलब जो अर्बन बॉडीज हैं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ये कई तरह की होती हैं। अब हमने कितने नाम सुने, हम यहाँ वो डिस्कस करते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपने सुना होगा, म्यूनिसिपल काउंसिल आपने सुना होगा, हमने कैंटनमेंट बोर्ड सुना होगा, जैसे अम्बाला कैंट है, फिरोजपुर कैंट है, मेरठ कैंट है। ये कैंट है, इनके मतलब क्या वो हम डिस्कस करेंगे। पोर्ट ट्रस्ट हैं। तो सबसे पहले बात आती है कॉर्पोरेशन की। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी बाय पासिंग ए लॉ इन बिग सिटीज। जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर जो अर्बन लोकल बॉडीज होगी, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट लोकल बॉडीज होगी, उसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम देंगे। जितने बड़े शहर हैं जहां पे पॉपुलेशन 6 लाख से ऊपर होनी चाहिए एटलीस्ट, उनको हम उन लोकल गवर्नमेंट को हम कहेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे कि चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बठिंडा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पटियाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दिल्ली चले जाइए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। आप जितने भी बड़े शहर नाम ले लीजिए, बॉम्बे है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जितने भी ले लीजिए शहर, जितने भी बड़े बड़े होने चाहिए। उसके बाद जो कॉर्पोरेशन होगी उसकी फंक्शनिंग कैसे है, वहां पे 3 अथॉरिटीज सबसे ऊपर होता है, जो मैंने बताया मेयर होता है, जो उसका हेड होता है। एक मेयर होगा जिसको असिस्ट करने के लिए एक डिप्टी मेयर होगा। उसके अलावा जो काउंसलर्स होंगे जो कि सीधे तौर पे लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद सेकंड बारी आती है, जो सेकंड ऑर्गन है वो है स्टैंडिंग कमेटी। एक्चुअली यही कमेटी है जो रोज का काम इसका देखती है,
जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, पब्लिक वर्क्स है, वो ये रोज का काम देखती है और उसके पास पावर है कि वो इनसे रिलेटेड अपने फील्ड जैसे एजुकेशन है उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना वो ले सकती हैं। तीसरी जो अथॉरिटी यहाँ पे है म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है। तो तीन है, मेयर, स्टैंडिंग कमेटी और कमिश्नर। कमिश्नर है ये गवर्नमेंट ऑफिसर होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कमेटी डिसीजन लेती है उनको इम्प्लीमेंट कराए। दूसरी आती है म्यूनिसिपैलिटीज जो है, यानी कि म्यूनिसिपल काउंसिल की मैं बात कर रहा हूं। वो कॉर्पोरेशंस थी बड़े शहरों के लिए, छोटे में एरियाज में होती हैं काउंसिल्स। अगेन वही है कि स्टेट गवर्नमेंट के लॉ से वो बनाई जाएंगी छोटे शहरों के लिए। इसमें भी तीन अथॉरिटीज है। पहली है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद जो दूसरी आती है वह म्यूनिसिपैलिटीज। तो यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस बड़े शहरों में होंगी जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, ऑलमोस्ट कह लीजिए मिलियन जो सिटीज है, मिलियन प्लस, या जहां की पॉपुलेशन मिलियन है, 10 लाख है, 6 लाख से ऊपर के करीब है, तो वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं। और जो छोटे शहर हैं, टाउन्स हैं, वहां पे म्यूनिसिपैलिटीज होंगी। म्यूनिसिपैलिटीज जो हैं ये भी वही स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, यानी कि एक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी कि विधानसभा के कानून पास करने से बनते हैं। तो इसलिए उनको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। किसके लिए, चीज के लिए बनती हैं? वही कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक स्मॉल टाउन का या किसी छोटे शहर का। इसके भी तीन अथॉरिटीज होती है, जैसे उसमें हमने देखा कि एक मेयर होता है, स्टैंडिंग कमेटी और एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसको हम कमिश्नर बोलते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर। यहां भी तीन होती है। पहला है कि म्यूनिसिपल काउंसिल जो कि लेजिस्लेटिव ब्रांच है इसकी, उसको हेड करने के लिए एक चेयरमैन होता है, कहीं इनको प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, और उसको असिस्ट करने के लिए एक डिप्टी चेयरमैन होता है। मेयर की अगर बात करें वो एक नॉमिनल हेड होता है, उसके पास पावर्स कम होती हैं, बट अगर हम म्यूनिसिपैलिटी की बात करें जो इसका चेयरमैन है उसकी कंपेरेटिवली पावर्स ज्यादा होती हैं। दूसरी जो यहाँ पे आती है स्टैंडिंग कमेटी जो कि म्यूनिसिपैलिटीज के काम देखती हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, टैक्सेशन, फाइनेंस, अगर ऐसे कुछ काम दिए गए हैं तो वो काम स्टैंडिंग कमेटीज देखती हैं। तीसरी जो अथॉरिटी आती है वो एक ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर, जिसको हम चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर कहते हैं, जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका प्रशासन, उसका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। और इन म्यूनिसिपैलिटीज को अलग अलग नाम है, आपने पढ़ा होगा या सुनते हैं, हम जनरली म्यूनिसिपल कमेटीज बोलते हैं, हम इनको म्यूनिसिपल काउंसिल बोलते हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड बोलते हैं। तो ये सारी म्यूनिसिपैलिटीज ही होती हैं। तीसरी जो अर्बन एरियाज में जो बॉडी आपको नजर आएगी वो नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाई नाम से क्लियर हो कि ये नोटिफाई की गई कमेटी, तो ये उन एरियाज के लिए जो रूरल से अर्बन की तरफ आ रहे हैं, फास्ट डेवलप हो रहे हैं, बट अब ये कंडीशन नहीं फुलफिल करते कि वहां पे एक म्यूनिसिपैलिटी बनाई जाए। तो ऐसे एरियाज में जो कमेटी बनेगी उसको नोटिफाइड एरिया कमेटी बोलेंगे, उन म्यूनिसिपैलिटी के या उस अर्बन बॉडी को जो उसको गवर्न करेगी या उसको जो एडमिनिस्टर करेगी। और नोटिफाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नोटिफाई होके बनती हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव है, वो रेजोल्यूशन लाता है, वो एक नोटिफाई करता है, जब वो गजट में पब्लिश होता है तो एक एग्जीक्यूटिव के नोटिफिकेशन से जो कमेटी बनी उसको नोटिफाइड एरिया कमेटी कहेंगे। और क्योंकि रेजोल्यूशन से बनी है, नोटिफिकेशन से, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती है। और इसके जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट होंगे, जो गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, और इसके फंक्शंस सेम होंगे जो म्यूनिसिपल काउंसिल के होते हैं। उसके बाद जो आती है टाउन एरिया कमेटी, अब नाम से थोड़ा सा होगा कि टाउन में होगी। अब टाउन में जो होगी एक रेजोल्यूशन से नहीं होगी कमेटी, एक सेपरेट एक्ट से बनाई जाएगी, एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से। ये ध्यान रखिएगा, जो भी चीज एक्ट से बनेगी उसको लीगल अथॉरिटी है, दिस इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये जो स्मॉल टाउन्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई जाएगी। और जैसे स्ट्रीट लाइटिंग कराना, ड्रेनेज सिस्टम, इस तरह के जो काम है वो सारे काम देखेगी।
और इसके जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट का तरीका अलग है, वो सारे इलेक्टेड भी हो सकते हैं, सारे नॉमिनेट भी हो सकते हैं, या पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैंटनमेंट बोर्ड्स, यानी कि कैंट्स, जो आप नाम सुनते हैं, अम्बाला कैंट आपने सुना होगा, फिरोजपुर कैंट, मेरठ कैंट, और भी बहुत सारे, महू है वो भी कैंट था एक। तो ये सारे वही हैं। ये जनरली क्या होते हैं कि जो सिविलियन पॉपुलेशन होते हैं मिलिट्री एरियाज में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि टू परफॉर्म म्यूनिसिपल फंक्शंस फॉर सिविलियन पॉपुलेशन लिविंग इन कैंट एरिया, मिलिट्री एरिया, की मिलिट्री एरियाज में जो सिविल पॉपुलेशन है उनके म्यूनिसिपल फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा। तो एक बोर्ड बनाया था जिसको हम कैंटनमेंट बोर्ड कहते हैं। और इस बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत कि इसको स्टैब्लिश किया गया था 1924 के एक एक्ट से, कैंटनमेंट बोर्ड एक्ट है जो सेंट्रल एक्ट था उससे। और ये आते हैं, ये जो बोर्ड्स होंगे ये याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। बाकी सारे चाहे होम डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, पंचायत मिनिस्ट्री है, वो देखती है, बट इनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। और इसमें जो मेंबर्स होंगे इस बोर्ड के, वो कुछ इलेक्टेड होंगे और कुछ नॉमिनेटेड होंगे। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, इलेक्टेड सिविलियन पॉपुलेशन से होंगे, और जो नॉमिनेटेड होंगे वो क्वाइट ऑब्वियस है, मिलिट्री एरिया तो मिलिट्री ही इसको कंट्रोल करेगी। तो इसका जो मेंबर्स होंगे वो 3 साल के लिए चुने जाएंगे, और जो मिलिट्री कमांडर होगा उस स्टेशन का, वो इस बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी कि जो भी कमांडर आएगा उस एरिया में, उस स्टेशन का मिलिट्री कमांडर, वो कैंट का, कैंटनमेंट बोर्ड का चेयरमैन ऑटोमेटिक बन जाएगा। फिर आती है टाउनशिप। नाम की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, टाउन्स पे जो होते हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रियल हमारी स्टैब्लिशमेंट्स हैं वहां पे जो टाउनशिप बन चुकी है, कि एक बड़ी इंडस्ट्री बनाई गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वहां पर बनाई गई, और वो इतनी बड़ी है कि उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी पॉपुलेशन इतनी हो जाती है कि एक पूरा शहर बस जाता है। जैसे आपने देखा होगा, नाम सुना, जमशेद नगर जो है, वो एक फैक्ट्री लगी थी टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, 1907 में लगाई गई थी। उसका नाम साक्षी हुआ करता था, वो जमशेद जी ने लगाई, अब वो टाटा नगर बन गया। अब जमशेद जी के नाम पर उसका नाम ही बदल के जमशेद नगर रख दिया गया। वो फैक्ट्री इतनी बड़ी होगी कि आज एक पूरा शहर बन चुका है वो। तो ऐसे एरियाज को जो एडमिनिस्टर किया जाता है वो म्यूनिसिपैलिटीज नहीं करती हैं, वहां पे एक अलग बॉडी होती है जिनको हम टाउनशिप बोलते हैं, और इनको इस्टेब्लिश कोई और नहीं, खुद जो कंपनी है वो खुद करती है। ये जनरली जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है वहां पे होती है। तो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है वो उनको हाउसिंग कॉलोनीज बना के देगी, सिविक अमेनिटीज लाइक ड्रेनेज सिस्टम करना, लाइटनिंग करना, सारे प्रोविजन वो खुद करा के देंगी। और जब वो कंपनी कराएगी तो क्वाइट ऑब्वियस वहां पे कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होगा, जो सारा कुछ है टाउन एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा, जो कि पीएसयू खुद अपॉइंट करेगी, वो मैनेज करेगा। इसके अलावा हमारे पोर्ट ट्रस्ट, जैसे ये पीएसयू है इस तरह हमारे पोर्ट्स हैं, तो वहां पे भी कुछ सेटलमेंट्स इतनी बड़ी हो जाती है कि वो एक टाउन का रूप ले लेती है, इतनी सारी पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाती है। जैसे हमारे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, नाहवा शेवा जो मुंबई में है, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और मुंबई हो गया, कांडला हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, कोचीन हो गया, चेन्नई हो गया, तो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं हमारे। तो जब पोर्ट ट्रस्ट की बात करें तो कौन इस्टेब्लिश करेगा? इनको पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करेगी, क्योंकि पोर्ट्स जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, स्टेट के। तो दीज आर इस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। किस चीज के लिए? टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट पोर्ट्स एंड टू प्रोवाइड सिविक अमेनिटीज टू द पोर्ट एरिया, कि पोर्ट एरियाज में सिविक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए, उस एरिया को मैनेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडी बनाई जाएगी जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाएगी। अब यहां पे ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि उस बॉडी को कौन बनाएगा। लाइक अगर हमने बात की एनएसी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, वो नोटिफाई होकर बनेगी, तो एक क्वेश्चन बन जाता है यहां से कि विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन बॉडी इज नॉट कंस्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो 4 ऑप्शन आपके पास आ सकती हैं, तो आपको
आइडिया होना चाहिए कि जैसे टाउनशिप है, अभी हमने बात की, वो नहीं बनेगी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, वो पीएसयू खुद बनाएगी। तो वो चीजें हम वहां पे क्वेश्चन है कि पोर्ट ट्रस्ट क्या ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, या नोटिफिकेशन से बनती है, रेजोल्यूशन से बनती है एग्जीक्यूटिव। तो यहां पे हमारा आंसर है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और क्योंकि ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है। और इसको हेड करने के लिए जो एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और इसमें दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स होंगे। और उसके बाद आती है हमारी कुछ स्पेशल पर्पस एजेंसीज हमने बना, जैसे आपने नाम सुना हाउसिंग बोर्ड बना दिया गया, तो ऐसी कुछ एजेंसीज हैं, ये भी है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाएंगी, और जो फंक्शन वही परफॉर्म करेंगी जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स वगैरह करती हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज करती हैं। वो एक सेपरेट बॉडी की तरह काम करेंगी, बट वो म्यूनिसिपैलिटीज के अंडर नहीं होंगी, होंगी उसी म्यूनिसिपैलिटीज के एरियाज में, बट एक सेपरेट बॉडी की तरह काम करेंगी। वो दोनों तरीके से हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, या तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, या फिर एक ऑर्डर से, एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से। और जैसे एग्जांपल में दिया कि ये क्वेश्चन जैसे हाउसिंग बोर्ड हो गया, वाटर सप्लाई अंडरटेकिंग, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग्स हैं, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज एटसेट्रा। तो ये कुछ हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं जो हमने डिस्कस किया, हमने आपके साथ डिस्कस किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, टाउनशिप हमने डिस्कस किया, नोटिफाइड एरिया कमेटी, कैंटनमेंट बोर्ड, स्पेशल पर्पज एजेंसीज। तो ये सारी हैं। तो होप आपको ये चीज समझ आई होगी, आप इसको पढ़िएगा। थैंक यू।